हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा अपन ने 12th में भी कुछ पोर्शन करवा दिया है जो आपके नीट जेई एग्जाम के लिए यूजफुल है। साथ ही 12th के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये कंटेंट यूजफुल है। ठीक है, उस इसमें अपन ने आवेश पढ़ा दिया, आवेश के गुणधर्म पढ़ा दिए हैं, आवेशन की विधियां पढ़ा दी हैं, अपन ने विशिष्ट आवेश पढ़ा दिया है। अपन ने इसके अलावा क्या पढ़ा दिया है, आवेश कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब अपन ने जहां लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसमें एक छोटा सा नोट लगाएंगे और नोट लगा के लिखेंगे आवेश कैसी राशि है। आवेश कैसी राशि है, पहले तो ये बताओ, आवेश संरक्षित राशि है और द्रव्यमान कैसी राशि है, संरक्षित राशि नहीं है। द्रव्यमान का मान क्या हो जाता है, वेग के साथ बदलता है। वेग जैसे ही कण गतिशील अवस्था में आता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये अपन ने पहले बता दिया था। ठीक है, इसमें अंतर भी करवा दिए थे और इसमें स्पेशल नोट लगा के एक चीज लिखेंगे। अपन ने लास्ट में जब अपन ने इसके अंतर करवाए थे तो अपन ने एक चीज बताई थी, जिसके पास आवेश है, जिसके पास कोई भी कण है उसके पास आवेश है, निश्चित रूप से उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। निश्चित रूप से उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं उसके पास क्या हो, आवेश हो। ये लाइन लिखवाना जिस दिन रह गई थी क्योंकि अपना वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो अपन ये बात लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, जस्ट जहां छोड़ा था उसके आगे ही लिखेंगे जिस वस्तु के पास आवेश है तो निश्चित ही उस वस्तु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, और जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि उसके पास आवेश हो। यानी कि आवेश अर्थात आवेश हो भी सकते हैं और नहीं भी, आवेश हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ये अपन ने लास्ट में बताई थी लेकिन लिखवा नहीं पाए थे तो आप नोट कर लेना। ठीक है, जहां अपन ने छोड़ा था उसके आगे। ठीक है, मिटा दूं। अब अपना बहुत ही पॉपुलर जिस चैप्टर के नाम से इस चैप्टर को जाना भी जाता है वो है, टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेश ये है, दो बिंदु आवेश, ये Q1 और ये Q2। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, लेकिन दूरी कैसी हो, सीधी दूरी। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण की प्रकृति पाई जाएगी। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की सीधी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये कैसी दूरी पर रखे होंगे, छोटी दूरी पर। ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर पर ले जाके रख दिया फिर कराओ आकर्षण या प्रतिकर्षण, नहीं। बिंदु आवेश है तो ये कितनी दूरी पर रखे जाएंगे, अल्प दूरी पर, लेकिन एक दूसरे से कैसे रखे जाएंगे, सीधी दूरी पर। ठीक है, परिभाषा लिखूं,
दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की सीधी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की सीधी दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। देखो बीच की सीधी दूरी को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है। तो F इक्वल टू दोनों आवेशों के मध्य की दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। समीकरण नंबर 1, F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 व 2 से F किसके समानुपाती, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जैसे ही मैं इस समानुपाती को हटाऊंगा तो एक नियतांक काम में ले लूंगा। नियतांक क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो क्या है, परिमाण आए। ठीक है। और चलो K की वैल्यू बताते। K का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है। यही क्या कहलाता है, कूलाम का नियम। अब ये तो आया कैसे, इसका परिमाण आया, बल का परिमाण। ठीक है। सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में बल को लिखने पर कितना हो जाएगा, F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर इंटू में R कैप क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब काम की बात, 1/K की वैल्यू किसके बराबर होगी, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। जिसका मान किसके बराबर होगा, CGS में तो इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। लेकिन SI पद्धति में इसका मान किसके बराबर होगा, चलो दोनों ही लिखवा देते हैं। SI पद्धति में इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 मान कितना हो जाएगा, K का मान कितना है, कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है। अब इसके MKS पद्धति या SI पद्धति एक ही होती है भाई। MKS पद्धति और SI पद्धति, CGS पद्धति में इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, K बराबर किसके, 1 के। ठीक है। K का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और इसमें K का मान किसके बराबर आ गया, 9 गुणा 10 की पावर 9 के। इसमें एक टर्म हो रही एप्सिलॉन नोट। इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नोट 8.85 गुणा 10 की पावर -12। मान किसके बराबर हो जाएगा,
इसका एप्सिलॉन नोट की वैल्यू चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, अब सीजीएस में ये तो क्या है, एसआई पद्धति, सीजीएस में एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 1/4 पाई के बराबर सीजीएस में। ठीक है, दोनों लिख लेना, यहां तक नोट करो। उसके बाद अपन आगे करवाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं, आगे करवाते हैं। मिटा दूं, मिटा दूं, ये मिटा दिया। मान याद होने चाहिए। अब इसी से रिलेटेड इसका सदिश निरूपण, कूलाम नियम का, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अब सदिश रूप में लिखें तो इसका मान कितना आता है, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर है। ठीक है, सदिश रूप में ये मान आता है। ठीक है, अपन ने अभी अभी लिख दिया। ठीक है, अब अपने पास दो आवेश हैं। ठीक है, अपन सदिशों का कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कर रहे हैं। ये एक्स दिशा, एक वाई दिशा, यहां पर मेरे पास Q1 आवेश है और यहां पर मेरे पास Q2 आवेश है। ठीक है, ये R1 दूरी और मूल बिंदु से R2 दूरी। ठीक है, अब ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, बल इन दोनों, इस रेखा के अनुदिश लगेगा। ठीक है, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर। ठीक है, इसको क्या लिख दूं, डेल R, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, इसको R12 या R2R लिखा जाएगा। ठीक है, अब लिखा कैसे जाएगा, ओ ये सदिश रूप, ये दिशा, ये दिशा। ठीक है, अपन एक रूप लेके चल रहे हैं तो इधर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F21, यानी कि Q2 आवेश पर 1 के कारण लगने वाला बल F21, यानी कि Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर। R देखो कौन सा होगा, अब इस R का मान चाहिए अपने को, तो R लिखें कैसे, अब रात यही कंफ्यूजन हो गया। अब अपन पहले मान निकालें, चलो। वैसे इसका मान आएगा R12 कैप, R12 का पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अपन मान निकालते हैं, पहले मान ही निकाल देते हैं, इसको एक बार होल्ड पर। त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज नियम सबने पढ़ रखा है। ये दो सदिश एक ही दिशा में चलते हुए जुड़ते हैं और तीसरा सदिश इसके परिणामी को प्रदर्शित करता है, यानी कि ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए प्लस में ए बी वेक्टर, इसके किसके बराबर, ओ बी वेक्टर के। ठीक है, ओ ए का मान कितना है, R1 इक्वल टू प्लस में डेल R इक्वल टू किसके बराबर, ओ बी की वैल्यू कितने किसके बराबर, डेल R इक्वल टू R2 माइनस में R1, R2 माइनस में R1। इसको लिखा कैसे जाएगा, R पहले क्या है, फाइनल में से इनिशियल 1 2, इसका मान क्या होगा, R12 वेक्टर, इसका मान किसके बराबर, R12 वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर, R12 के।
ठीक है, R12 के। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R12। ठीक है, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F2 पर 1 के कारण F21 मान कितना हो गया, K Q1 Q2 दोनों आवेश Q2 बट्टे में इनके बीच की दूरी कितनी है, R12 का स्क्वायर इनटू में इसकी क्या आएगी, दिशा आएगी। दिशा कितनी है, R12 का। ठीक है, अब आर कैप किसके बराबर होता है, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर के बराबर होता है। R12 की वैल्यू निकालेंगे, R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर बट्टे में R12 है ना, हाँ तो 12 मान कितना हो जाएगा, R12 F21 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, K Q1 Q2 बट्टे में R12 का स्क्वायर इनटू में ये किसके बराबर हो जाएगा, R12 वेक्टर बट्टे में R12। इसका अन्य फॉर्म क्या हो जाएगी, F21 K Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R12 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12 को मेरा आया हुआ है क्या, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, R F समीकरण दे देगा, समीकरण एक से F21 किसके बराबर, K Q1 Q2 बटे में कितना हो गया, R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इनटू में R2 माइनस में R1 वेक्टर। ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश निरूपण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका सदिश निरूपण हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश निरूपण, या इसको अपन ए बी लिख दे तो क्या हो जाएगा, ए बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको ए बी लिख देता तो क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश निरूपण। इसी प्रकार अब देखो, ये तो अपन ने किसके लिए निकाल लिया, 2 पर 1 के कारण। अब निकालें इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F कितना हो जाएगा, 1 पर 1 2। इसको कैसे लिखा जाता है, देखो इसका अर्थ होता है 1 पर इसका के कारण। ठीक है, किसका हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, K Q1 Q2 बटे में R कितना हो जाएगा, सीधा लिख दूं क्या, R बताओ लिख दूं क्या, R1 2 आ चुका, 1 2 निकाले तो 2 1 आएगा, 2 1 का होल स्क्वायर इनटू में R21 कैप। और इसको हल करूंगा तो मान किसके बराबर आ जाएगा, इसको मैं और आगे हल करूं तो F12 का मान किसके बराबर आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे में किसके बराबर, R1 माइनस में R2। ये क्या है, अंतिम में से पहले वाला घटाएंगे, अंतिम वाला क्या है, 1 में से क्या घटा दिया, 2 घटा दिया, यहां कितना है क्यूब इनटू में R1 माइनस में R। ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश निरूपण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सदिश निरूपण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो इसको मिटाएं और आगे बढ़े। ठीक है, इसको मिटाएं और क्या बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, मिटा दूं, आगे यहां पर 1 2 1 है तो इधर की दिशा कौन सी हो जाएगी,
1 2। ठीक है, मिटा दूं। अगला टॉपिक आता है, इन दोनों आवेशों के बाद मध्य प्रावैधतांक भर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। ठीक है, इन कूलाम के नियम में ऐसे लिखिए। दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युतांक भर दिया जाए। परावैद्युतांक माध्यम लिख लो, ऐसे लिख लो। माध्यम की उपस्थिति में बल। ठीक है, माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल लिखो, कूलाम बल। ठीक है, निर्वात में कितना होता है, F निर्वात इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है क्या। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं F नोट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब मैं माध्यम में रख रहा हूं, माध्यम में ये किसके बराबर, F नोट। अब क्या रख रहा हूं, माध्यम, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M। ठीक है, माध्यम है तो क्या रख दिया मैंने, M रख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन M की वैल्यू किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन R के बराबर। ठीक है, अभी परावैद्युतांक निकलवाएंगे तब ये सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। F M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है क्या। अब ये वैल्यू देखो F M, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, इस पूरी राशि को किसके बराबर लिख सकता हूं क्या, F नोट के बराबर लिख सकता हूं, F नोट बटे में एप्सिलॉन R। ठीक है, यदि एप्सिलॉन R की वैल्यू, एप्सिलॉन R की वैल्यू किससे ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, तो कौन सा वाला मान ज्यादा होगा, F नोट वाला या F M वाला। ये एप्सिलॉन R 1 से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा का क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, फिर भी किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि मान किसका बड़ा होगा, F नोट बटा होगा F M से। ठीक है, F नोट बड़ा हो जाएगा F M से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अभी परावैद्युतांक करवा रहे हैं। ठीक है, अभी करवा रहे हैं परावैद्युतांक। ठीक है, अब परावैद्युतांक शुरू कर दे, यहां तक उतारो, परावैद्युतांक शुरू करें, मिटा दूं। परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको किससे लिखा जाता है, एप्सिलॉन R से या M से, अभी बताया
किसके बराबर, एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है, अब परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते किसे हैं। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता अभी अपन ने बताया एप्सिलॉन एम किसके बराबर, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके बराबर, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट। इसको क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युत। ठीक है, परिभाषा के रूप में बांधने का प्रयास करें। माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परिभाषा दूं, परिभाषा माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की